डियर स्टूडेंट, आज हम लोग DDU सेकेंड सेमेस्टर का लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व कर ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इसमें से सारे क्वेश्चन आने ही हैं, लेकिन ये श्योर है कि 10 से 20 क्वेश्चन तो पक्का रिपीट करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो मेरे साथ आप लोग भी चेक करिए अपने आप को कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही सॉल्व कर लेते हैं, और बाकी जो नहीं सॉल्व हो रहा है वो मैं कराने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए, ये जो है 104 इसका कोड है। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र सम्मिलित करता है। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, हमें जो पृथ्वी ने दिए हैं, जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, स्पेशली प्राकृतिक संसाधन के दोहन से संबंधित जो जितनी भी समस्त जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उनको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। जैसे कि कृषि के लिए कहीं ना कहीं हमें प्रकृति पर डिपेंड होना पड़ता है, भूमि चाहिए होती है। मछली पालन, जिसे मत्स्य पालन भी कहते हैं। वानिकी, वन खनन मतलब खुदाई से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो इसका आंसर कृषि होगा। विनिर्माण क्षेत्र क्या होता है? जितने भी हमें प्रकृति के जो संसाधन के दोहन से जो भी हम पदार्थ बनाते हैं, जैसे मानिए खेती से हमने गेहूँ बनाया, गेहूँ से अगर हम ब्रेड बनाते हैं तो वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, मतलब सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा, मतलब द्वितीयक क्षेत्र में जाएगा। ठीक है। जितनी भी चीज़ें प्रकृति के द्वारा जो भी चीज़ें हमें मिल रही होती हैं, उसमें जब हेर फेर करके कुछ नया बनाते हैं तो वो उसका हम लोग निर्माण करते हैं, विनिर्माण करते हैं। ठीक है। तो वो इंडस्ट्री, स्पेशली जितनी भी इंडस्ट्री वाली चीज़ें होती हैं, वो हमारा सेकंड सेक्टर या कह सकते हैं सेकेंडरी सेक्टर या कह सकते हैं द्वितीय क्षेत्र में आता है। थर्डरी या टर्जरी सेक्टर में जो होता है, तृतीय या टर्जरी सेक्टर में जो होता है, वो हमारा बैंकिंग, यातायात, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कृषि। आगे भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपसे जो है मत्स्य पालन या ये मछली पालन या कृषि या वानिकी खनन ये एग्जाम्पल भी दे सकता है। तो इसका आंसर तो फिलहाल कृषि होने वाला है। ठीक है। अगला देखिए, बचत फलन क्या होता है? तो मैंने आपको अपनी क्लास में पिछली बार पढ़ाया था, और भी अगर आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो देखेंगे तो बचत फलन के बारे में मैंने बताया है 12th वालों को। फलन का मतलब होता है निर्भर करना। ठीक है। और उसके आगे जो भी चीज़ लिखी होती है, इसका मतलब वो किस पे निर्भर कर रहा है। तो आप बताइए, बचत किस पर निर्भर करती है? अगर बचत किस पर निर्भर करती है? हमारी आय पर निर्भर करती है ना। आय क्या होता है? आय को क्या करते हैं हम लोग? आय को हम लोग वाई लिखते हैं। आय क्या करती है? आय जो होती है वो दो भागों में होती है, या तो हम उसका उपभोग कर लेते हैं या तो उसको बचा लेते हैं। ठीक है, यही तो होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो हमारी बचत है वो किसका फलन है? वो हमारी आय का फलन है। मतलब हमारी जो बचत है वो पूरी तरीके से जो है किस पे निर्भर करती है? आय पे निर्भर करती है। ठीक है। तो ये हुआ। लेकिन क्वेश्चन पूछा है बचत फलन है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है बचत फलन को इस तरह से लिखते हैं, S इज़ अ फंक्शन ऑफ y। इसका मतलब फलन, बचत जो है आय का फलन है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं माइनस स्वायत्त उपभोग प्लस SY। ये जो माइनस है ये क्या चीज़ है? थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे या कल 105 वाला जो भी क्वेश्चन सीरीज का जो भी आपका क्वेश्चन होगा, उसके क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे अगर इसको ध्यान से समझ गए तो। दो तरह के निवेश होते हैं या दो तरह के उपभोग होते हैं। एक उपभोग होता है स्वायत्त, एक होता है प्रेरित। ठीक। जो भी चीज़ें स्वायत्त है, जिसका नाम क्या है? स्वायत्त है, मतलब खुद से काम कर रहा है। एक है प्रेरित मतलब वो किसी चीज़ से प्रेरित हो रहा है। दो चीज़ें हैं, एक है स्वायत्त और एक है प्रेरित। स्वायत्त का मतलब स्वयं से होना, प्रेरित का मतलब किसी चीज़ से प्रेरित हो जाना। तो जब भी कोई भी चीज़ आय से निर्भर करती है, आय पर निर्भर कर रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेरित। जैसे आय बढ़ने से निवेश बढ़ जाए तो बोलेंगे प्रेरित निवेश। ठीक। लेकिन स्वायत्त निवेश वो आय पर निर्भर नहीं करता, वो ऑटोमेटिक होता है।
मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपकी इनकम ज़ीरो है, अगर आपकी आय ज़ीरो है, तो हमें ये बताइए क्या आप उपभोग नहीं करेंगे? करेंगे। तो वो किससे करेंगे? वो किससे करेंगे आप? कहीं ना कहीं आप उधार लेंगे, और फिर या तो आपकी कोई बचत होगी, कहीं ना कहीं उधार लेंगे, या तो कोई ना कोई आपकी बचत होगी, आप उसे उससे खर्च करके अपना उपभोग करेंगे। उपभोग मतलब अपना जो जीवन है, जीने के लिए कुछ तो हम उपभोग करेंगे ना। तो जीवित रहने के लिए न्यूनतम जितना भी उपभोग किया जाता है उसको हम स्वायत्त उपभोग करते हैं। मतलब ये हमारे ऊपर, हमारी आय पे निर्भर नहीं होता। आप आज नहीं कमा रहे हैं, आज आपके पास ज़ीरो इनकम है, फिर भी आप कुछ ना कुछ जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ उपभोग कर रहे हैं। वो उपभोग या तो उधार लेके हो रहा है, या तो आपकी पुरानी कोई बचत है उसके द्वारा हो रहा है। किसी भी तरीके से वो बचत, या कह सकते हैं किसी भी तरीके से वो आय पर तो निर्भर नहीं है, लेकिन जीवन जीने के लिए मिनिमम उपभोग जो होता है वो स्वायत्त उपभोग होता है। लेकिन जब आपकी मानिए कि आपका जो स्वायत्त उपभोग है मिनिमम जीवन जीने का 100 रुपये है। अब मानिए कल को आपकी नौकरी लग जाती है, कल आपकी नौकरी लग जाती है, और नौकरी लगने के बाद आप क्या करेंगे? फिर भी क्या 100 रुपये ही खर्च करेंगे? नहीं, आपका जो लाइफ स्टाइल होगा वो चेंज हो जाएगा। आप बेटर ड्रेस खरीद पाएंगे, बेटर खाना खाएंगे, बेटर आवास ले पाएंगे। इसका मतलब मेरी आय बढ़ने से मैं 100 रुपये तो जो भाई मेरी मिनिमम ज़रूरत की चीज़ें थी वो तो रहेंगी, प्लस मेरी आय बढ़ने से कुछ और चीज़ें भी और कुछ उपभोग होने लगेगा। लेकिन ये उपभोग कौन सा उपभोग था? ये उपभोग प्रेरित उपभोग है। आय पर जो उपभोग निर्भर करे उसे हम कहेंगे प्रेरित उपभोग। लेकिन आय पर जो निर्भर ना करे, जीवन जीने के लिए न्यूनतम जो भी उपभोग की आवश्यक वस्तुएं हैं वो हमें चाहिए ही चाहिए, उस उपभोग को हम कहते हैं स्वायत्त उपभोग। अब देखिए, हमने आपको बताया कि जो हमारी आय होती है, हमारी जो आय होती है उपभोग और बचत में टूट जाती है। अब इसका एक समीकरण बनेगा और इसका एक समीकरण बनेगा। C बराबर A प्लस CY, ठीक। S बराबर A प्लस SY। मैं आपको बता दूं ये उपभोग फलन है। आप लोग जानते हैं C मतलब कंजम्पशन होता है, उपभोग फलन है, और ये हमारा बचत फलन है। अब आप बताइए, मैंने क्या बोला कि ये A जो है ये बताता है स्वायत्त उपभोग को। Y मतलब क्या होता है? Y जो होता है हमारा, क्या कहते हैं? Y को आय कहते हैं, और आय पर जो निर्भर करे उसे कहेंगे प्रेरित उपभोग, ठीक है। आय पर जो निर्भर करे उसे कहेंगे प्रेरित उपभोग। तो इसमें जो है हमारा ऑटोनॉमस या स्वायत्त उपभोग जो है वो A है, और प्रेरित उपभोग C है, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने क्या बोला आपसे कि एक मिनट, ऑटोनॉमस मतलब स्वायत्त उपभोग, और जो आय पर निर्भर करे वो है प्रेरित उपभोग। इस C को हम लोग जो है MPC कहते हैं, सीमांत बचत प्रवृत्ति भी कहते हैं, और इस S को हम लोग सीमांत बचत नहीं, यहाँ पे उपभोग है, सॉरी, सीमांत बचत प्रवृत्ति। S है इसलिए बचत, C है इसलिए उपभोग, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर क्या हुआ? जब सेम ही चीज़ मुझे लिखनी थी तो दोनों में मैंने क्या अंतर बताया आपको? देखिए, क्या होता है कि जब हमारे पास इनकम नहीं थी उस समय हम कुछ ना कुछ जो है उपभोग कर रहे थे जीवन जीने के लिए। किससे? अपनी बचत से। मतलब इसको बनाने के लिए कहीं ना कहीं इसका यूज़ हो रहा था। इसलिए जब भी आपको कभी ऐसा समीकरण देखने को मिले तो आप ध्यान रखिएगा बचत के आगे -A लिखा होगा। यही वाला जो माइनस स्वायत्त उपभोग है वो यही किसी न किसी तरह से इसको पॉजिटिव कर देता है। मतलब अपनी बचत का उपयोग करके हम क्या कर रहे होते हैं? उपभोग कर रहे होते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपका समीकरण कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। C बराबर
ए की जगह बी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव होगा क्योंकि हमारी न्यूनतम आय पर, बिल्कुल आय ना होने पर भी हमारा स्वायत्त उपभोग होगा ही होगा। दूसरा है हमारा प्रेरित उपभोग, जिसको बी लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखा हो स्मॉल में, उससे नहीं मतलब, लेकिन आय के साथ लिखा होगा। ठीक, और जो आय के साथ होगा वो प्रेरित उपभोग होगा, और अगर ये उपभोग फलन है तो यहाँ पे होगा MPC, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। उसी के साथ अगर आपका बचत फलन देखा जाए तो ये होगा, ये भी आपका सेम होगा A + SY, लेकिन ये बचत जो होगी ये आपकी माइनस होगी। तो आगे से ध्यान रखिएगा, 2-4 ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो जब भी इक्वेशन ऐसा लिखा हो तो आपको ध्यान रखिएगा कि अगर मेरी आय शून्य है फिर भी मैं कुछ ना कुछ बचत, कुछ ना कुछ उपभोग करूँगी ही करूँगी, और वो उपभोग मेरी इस बचत से होगा, अपनी बचत को खर्च करके मैं उपभोग करूँगी। इसलिए जब भी बचत फलन पूछे तो वो साइन माइनस का होगा, और जब भी उपभोग फलन पूछे तो उसमें जो स्वायत्त उपभोग होगा वो प्लस होगा, प्लस का साइन लिखा नहीं जाता। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग, तो चीज़ें समझ में आएगी। चलिए खैर, हम लोग जो अपना क्वेश्चन पढ़ रहे थे वही पढ़ते हैं। इसको 2-3 बार देखेंगे तो वीडियो तो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है बचत फलन क्या है। तो बचत फलन अभी मैंने आपको बताया, हमारी आय जो होती है, हमारी आय होती है, जितना हम उपभोग कर लें जो बच जाए वो बचत। उपभोग ज़्यादा कर लेंगे, मानिए मेरी आय 100 रुपये है, उपभोग हमने 90 रुपये कर लिया तो बचत कितनी होगी, 10। उपभोग हमने केवल 10 ही रुपये का किया तो बचत कितनी हुई, 90। कभी भी इससे ज़्यादा थोड़ी ना हो पाएगी, है कि नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि एक व्यक्ति जो है, जो भी आय अर्जित करता है, तब वो जो भी उपभोग करता है उसके बाद जो भी अवशेष उसका बच जाता है वही बचत होती है। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि हम उपभोग फलन से बचत फलन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे आपने देखा ना, उपभोग 90 किया तो जो भी बचा बचत, उपभोग 10 किया जो भी बच गया वो बचत। यहाँ 100 रुपये था, अगर 100 का 100 ही हम पूरा उपभोग कर गए और बचत नहीं किए तो 0। मतलब इस पर निर्भर कर रहा है। निर्भर करने का मतलब प्राप्त हो रहा है, हमें उपभोग से ही जो है क्या हो रहा है, हमें उपभोग से ही अपना बचत फलन मिल रहा है। उपभोग फलन से ही हम बचत फलन को व्युत्पन्न कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। प्राप्त करने को हम लोग व्युत्पन्न कहते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसका आंसर जो होगा वो बचत फलन होगा। धन फलन भी कुछ लोग कहेंगे लेकिन ये गलत होगा। धन फलन एक अलग चीज़ हो गई। धन का मतलब ये हो गया कि जो धन फलन मतलब वही फलन मतलब निर्भर करना। धन किस पर, बचत पर धन निर्भर करता है, लेकिन केवल बचत नहीं, वो बैंक डिपॉजिट, शेयर, फंड आदि के रूप में व्यक्ति जो बचत करते हैं, संपत्ति के रूप में जो बचत करते हैं, उसका जो है उसको हम एक हद से कह सकते हैं कि धन फलन है, लेकिन इसका सही आंसर व्युत्पन्न होगा। ठीक है, उपभोग फलन से बचत फलन व्युत्पन्न होता है। उपभोग फलन प्राप्त हो तो हम बचत फलन, आय का स्तर दिया हो तो हम बचत फलन निकाल लेंगे, बचत फलन प्राप्त कर लेंगे। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब होता है प्राप्त करना, पैदा करना, उत्पन्न करना, ड्राइव करना। ओके, इसका आंसर एग्रीकल्चर था। पूंजी स्टॉक में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो आपको तो पता ही होगा, उत्पादन तो नहीं कहलाता है। उत्पादन, पहले हम पेपर सॉल्व करते समय में एक चीज़ देखना है, हो सकता है हमें उसका आंसर नहीं पता हो, लेकिन हम अपने बाकी ऑप्शन को ध्यान में रख करके उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे उत्पादन क्या कहलाता है, उपयोगिता का सृजन उत्पादन कहलाता है। आय क्या कहलाती है, उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनको, जो भूमि, पूंजी और मजदूर, श्रमिक और उद्यमी, इन लोग को जो भी प्रतिफल मिलता है वो आय कहलाती है ना। ठीक, अगला क्या है, निवेश। निवेश क्या होता है, जो भी व्यक्ति उपभोग करता है, अगर वो स्वयं के लिए उपभोग कर रहा है, कोई ऐसी चीज़, उपभोक्ता जब आय को स्वयं की संतुष्टि के लिए खर्च करता है तो उसे हम उपभोग कहते हैं। जैसे मैं एक पंखा ले आऊँ और खुद अपने रूम में चलाऊँ, मैं एक टीवी ले आऊँ और उसको खुद अपने रूप में खुद देखूँ, लेकिन उपभोक्ता जब अपनी आय
को स्वयं की संतुष्टि के लिए ना खर्च करके इस उद्देश्य से खर्च करता है कि भविष्य में हमें और आय प्राप्त होगी, उसे हम निवेश कहते हैं। उसे हम निवेश कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं एक पंखा लाऊं और ख़ुद के लिए एक कमरे में चलाऊं तो वो मैं खुद अपना उपभोग कर रही हूँ, लेकिन उसी पंखे को मैं किसी दुकान में, किसी हॉल में लगा करके पैसे चार्ज करूँ तो उस पंखे से भी मुझे आय मिलने लगेगी। मैं एक टीवी लेके आऊँ और ख़ुद देखूँ तो वो एक अलग मैटर हो गया। मैं उसके लिए कोई पैसा नहीं दूँगी, पैसा नहीं मिलेगा मुझे। लेकिन वही टीवी को एक हॉल में लगा करके थिएटर में लगा दूँ बड़ा सा, और उसके बाद फिर पैसे चार्ज करूँ तो उससे मुझे भविष्य में कहीं ना कहीं पैसे मिलने लगेंगे। मतलब भविष्य में हमको कहीं ना कहीं पैसे जब मिलने लगे, हम कमाने लगे, एक ऐसी आय, एक ऐसी संपत्ति जो भविष्य में हमें और संपत्ति दे, उसे ही हम निवेश कहते हैं। और पूंजी स्टॉक में परिवर्तन निवेश ही कहलाता है। लागत आप जानते हैं, उत्पादन के साधनों पे किया गया खर्च लागत कहलाता है। तो इसका सही आंसर अगर आपको नहीं भी पता होता तो बाकी ऑप्शन से आप निकाल लेते कि इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, पूंजी स्टॉक में वृद्धि मतलब कुछ किसी न किसी तरीके से क्या करना, ट्रैक्टर मशीन की मात्रा बढ़ाना, ताकि भविष्य में उससे हम पैसे खर्च कर पाएँ, मतलब पैसे अर्न कर पाएँ, पैसे हम कमा पाएँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, C+Y। हमने आपको बताया था अभी कि आय जो होती है हम या तो उपभोग कर लेते हैं या तो हम बचा लेते हैं। इस बचे हुए जो हमारी जो सेविंग होती है, इसको क्या करते हैं, इसको भविष्य में हम लोग निवेश कर देते हैं। आप खुद सोचिए ना, आप जो पैसा बचाते हैं काहे के लिए बचाते हैं? आप उपभोग कर रहे हैं, तुरंत खर्च कर दे रहे हैं, लेकिन कुछ पैसा आप बचा भी लेते हैं कि भविष्य में उसका भी उपभोग ही करते हैं। जो भी पैसे आपने बचाए, जो भी आपकी पॉकेट मनी है, या जो कोई बड़े उद्योगपति हैं या आपके मम्मी पापा हैं या मैं हूँ या कोई भी अगर पैसे बचा रहा है तो कहीं ना कहीं ये आशा से बचाता है कि भविष्य में इससे कुछ अच्छी चीज़ लेंगे, लेकिन एक तरह से वो भी तो उपभोग ही है ना। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा कुछ और है, पूछ रहा है कि y बराबर C+I या y बराबर C+S, एक ही बात है, इसी सेविंग का निवेश होता है, ये तो तुरंत खर्च हो जाता है। तो कह रहा है कि क्या है ये, एक फंक्शन है, ये इक्वेशन है, आइडेंटिटी है या फॉर्मूला है। तो इसका मतलब क्या होता है पहले आप समझ लेते हैं। ये जो है, इसका कहने का ये मतलब है कि जो हमारी आय है, जो हमारा उपभोग है या हमारा निवेश कह लें या आगे आप सेविंग भी कह सकते हैं, वो क्या है, वो एक सर्वसमिका है, आइडेंटिटी है। कैसे कि जितना जो हमारा 100 रुपये है, ये मतलब इस बराबर के इधर की चीज़ और इन दोनों का योग बराबर आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी आय 100 रुपये है और आप उपभोग जो है 100 रुपये का कर लें और निवेश भी जो है 10-20 रुपये का कर लें, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो भी संख्या आएगी वो इस संख्या के बराबर होगी। आप खुद बताइए ना, क्या अपनी आय से ज़्यादा उपभोग कर सकते हैं या अपनी आय से ज़्यादा बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। इसका मतलब ये एक सर्वसमिका है, मतलब y हमेशा बराबर होगा C+I के या C+S के। मतलब इधर की जो भी संख्या लिखी होगी, बराबर की इधर की संख्या और बराबर के इधर की संख्या, बराबर के दाएं तरफ की संख्या, बराबर के बाएं तरफ की संख्या सेम होगी। अगर यहाँ 5 है तो ये भी 5 ही होगा। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सर्वसमिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बचत व प्रतिफल कहलाता है। तो बचत क्या, वही चीज़ मैंने आपको बताई। मजदूरी क्या होता है? मजदूरी तो आप जानते हैं, मजदूरों को मिलती है। लाभ किसको मिलता है? लाभ जो है पूंजीपतियों को मिलता है। हाँ, लाभ पूंजीपतियों को नहीं, साहसी को मिलता है। लगान भूमि को मिलता है। ब्याज, ठीक। बचत किसका प्रतिफल है? जो भी हम पैसा बचा रहे थे, अपना पैसा जो बचा के रख रहे थे, y बराबर C+S कह रहे थे, भविष्य में इसी को हम निवेश कह दे रहे थे। किस आशा से? इस बचत पे कुछ ना कुछ हमको ब्याज मिल जाएगा, कुछ ना कुछ हमको फ़ायदा हो जाएगा। इसका आंसर होगा ब्याज।
अगला क्वेश्चन देखिए, आय के चक्रीय प्रवाह की स्थिति में उत्पादन के साधन प्राप्त होते हैं। तो उत्पादन के साधन जो होते हैं पारिवारिक क्षेत्र होता है, हाउस होल्ड होता है, ये रखा हुआ है, घरेलू क्षेत्र होता है, उसके द्वारा प्राप्त होते हैं। आपको मैंने एक दिन क्लास में पढ़ाया था, क्लास में नहीं अभी ऑनलाइन ही पढ़ाया था कि 4 सेक्टर होते हैं। दो सेक्टर मॉडल में क्या होता है, एक होता है आपका पारिवारिक क्षेत्र, यहाँ पे जैसे घरेलू क्षेत्र लिखा है ये भी लिख सकते हैं। दूसरा होता है आपका व्यावसायिक क्षेत्र, ये लिखा हुआ है, या आप फर्म लिख सकते हैं या आप उद्योग लिख सकते हैं। पारिवारिक क्षेत्र से या घरेलू क्षेत्र से जो होता है उत्पादन के जो भी साधन होते हैं, भूमि पूंजी श्रमिक ये सब जाते हैं, उनके बदले में इनको मजदूरी, लगान, ब्याज ये सब चीज़ें मिलती हैं। कच्चा माल इनको प्राप्त होता है घरेलू क्षेत्र से, ये एरो इधर जाता है। व्यावसायिक क्षेत्र से पका पकाया जो है माल मिलता है जिसको ये लोग ख़रीदते हैं। 2 सेक्टर ये हो गए आपके। अब इसके साथ जो होता है, तो मैंने क्या बोला, उत्पादन के साधन पारिवारिक क्षेत्र से व्यावसायिक क्षेत्र की ओर, मतलब घरेलू क्षेत्र से ये व्यावसायिक या फर्म के क्षेत्र की तरफ जाते हैं। उत्पादन के साधन लिखा ही है। 4 सेक्टर होते हैं, एक सरकार भी होता है, सरकार का काम होता है टैक्स लगाना, सब्सिडी देना। चौथा क्षेत्र जो होता है विदेशी क्षेत्र होता है, जिसमें विदेशों से आयात निर्यात लेते हैं। कभी आपसे पूछ दे कि 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे C+I। त्रिक्षेत्रीय को कैसे लिखेंगे, तो G ऐड कर देंगे। 4 क्षेत्रीय तो X - M कर देंगे। ये द्विक्षेत्रीय है, जब इस सरकार को जोड़ लो तो 3 क्षेत्रीय हो जाएगा, आयात निर्यात को जोड़ दो या विदेशी क्षेत्र को जोड़ दो तो 4 क्षेत्रीय हो जाएगा। तो इसमें सिंपल सी चीज़ दिया है कि आय के चक्रीय प्रवाह में उत्पादन के साधन प्राप्त होते हैं तो घरेलू क्षेत्र से होते हैं, पूंजी बाजार क्षेत्र कोई नहीं होता है। ठीक, सरकार क्षेत्र, त्रिक्षेत्रीय में घरेलू क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है वो होती है NNSO के द्वारा। ठीक है, NSO के द्वारा। दूसरी चीज़, इसमें केवल उत्पाद विधि को ही शामिल किया जाता है। ठीक है, उत्पाद विधि को ही इसमें केवल शामिल किया जाता है और इसकी गणना जो है NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। कृषि से संबंधित जब चीज़ें होंगी तो केवल हम उत्पाद लेंगे, उत्पाद विधि। लेकिन जब राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो हम क्या करेंगे, आय विधि, व्यय विधि, इन सारी विधियों का प्रयोग होता है। उपयुक्त सभी लगा दीजिए, सभी आंसर है इसमें। ठीक है ना, मतलब हम अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग गणना करते हैं। जैसे उत्पाद विधि को हम एग्रीकल्चर में अभी बताया कि कृषि से संबंधित जितनी भी चीज़ों की गणना करनी होगी उत्पाद लगा देंगे। आय विधि का क्या करेंगे, जितने भी जो इनकम टैक्स वाले हैं जिनको भी आय मिल रही है वो लगा देंगे। व्यय विधि जो है हम लोग कहीं और देख लेंगे, है ना, फर्म वगैरह पे देख लेंगे। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग विधियां काम कर रही होती हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि ज़रा ये बताइए कि जो हमारी जीडीपी है, मतलब राष्ट्रीय आय को जीडीपी कहते हैं, हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना योगदान है, क्या करती है, कितना पैसा, कितना मतलब कितना योगदान देती है। तो आपका आंसर होगा कि 2022-23 में जो है कृषि का योगदान जो है 18.3% है। मानिए हमारी इकॉनमी 100% है तो 100 में से केवल 18.3% जो है कृषि क्षेत्र का हिस्सा है, और ये दिन पे दिन जो है कम होता जा रहा है। इससे पहले 19% था, उससे पहले 20% था। इस समय 22-23 का जो आंकड़ा आया है उसमें जो है वो 18.3% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आय और निवेश के बीच संबंध समानता क्या होता है। आप सोचिए, आय बढ़ेगी तो निवेश बढ़ा देंगे हम, सिंपल सी चीज़ है, तो क्या होगा, धनात्मक होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि आय मेरी जो है बिल्कुल नहीं है लेकिन हम निवेश किए जा रहे हैं। निवेश मतलब क्या, एक तरफ से बचत ही ना। तो जब आय नहीं है तो बचत कहाँ से होगी। आय ना हो वो हो सकता है, लेकिन आय ना हो तो बचत तो बिल्कुल नहीं हो सकती।
तो जब आय बढ़ेगी तो क्या होगा, निवेश भी, बचत बढ़ेगा फिर निवेश बढ़ेगा। ठीक है। से का बाजार नियम निम्नलिखित की किसकी व्याख्या करता है, तो आप लोग सब जानते हैं, तो बिल्कुल रट गया है। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। सप्लाई किट्स इज ओन डिमांड, मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करती है, ये कीन्स ने कहा है, ये क्लासिकल ने कहा है। क्लासिकल मतलब से। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है सामान्य संतुलन विश्लेषण संबंधित है। तो दो तरह के संतुलन होते हैं। एक होता है जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे आज तक, जो कि मार्शल ने दिया था, आंशिक संतुलन। आंशिक संतुलन क्या चीज़ है? आंशिक संतुलन वो थी जब हम पढ़ते हैं कि अन्य बातें स्थिर रहने पर जैसे जैसे ये किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है उसकी मांग घटती है, और जैसे जैसे उस वस्तु की कीमत को घटा दिया जाए तो मांग बढ़ती है। लेकिन हम एक वर्ड पहले बोल देते हैं और कहते हैं कि अन्य बातें स्थिर रहने पर, मतलब कुछ क्षेत्रों को स्थिर रख करके किसी एक क्षेत्र में परिवर्तन का हम किसी दूसरे चर पर अध्ययन करें तो उसे आंशिक क्षेत्र कहते हैं। लेकिन जो हम कहते हैं अन्य बातें स्थिर रहने पर, इसको हम भूल जाएं, स्थिर ना करें, तो वो जो संतुलन होगा वो होगा समान संतुलन। मतलब समान संतुलन का मतलब ये होता है कि सभी चरों को सम्मिलित करते हुए संतुलन का निर्धारण करना। ठीक है। मतलब जो हमारे अन्य कारक स्थिर हैं उसको स्थिर ना करना। ठीक है। समान संतुलन को वार्ला ने दिया था। ठीक है। और आंशिक संतुलन को जो आज तक हम लोग पढ़ते हैं उसको मार्शल ने दिया था। तो हो सकता है अगली बार आपसे ये पूछ दे कि बताइए आंशिक संतुलन किसे कहते हैं या आंशिक संतुलन किसने दिया है, तब हमारा आंसर उस समय मार्शल होगा। अभी हमारा जो आंसर है सामान्य संतुलन वो है वार्लस ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्युत्पन्न मांग का त्वरक सिद्धांत जाना जाता है। बहुत सिंपल है, जब नाम ही उसका त्वरक सिद्धांत है तो त्वरक सिद्धांत से जाना जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये तो आप लोग के पेपर में आना ही है, आप लोग देखिएगा, कल आएगा, कल परसों जो भी एग्ज़ाम है। एमपीसी जो है इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। न्यूनतम जो होगी वो 0 होगी और मैक्सिमम जब होगी तो 1 होगी। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आता है, उसमें आपसे पूछेगा गुणक की वैल्यू क्या होगी। गुणक को क्या कहते हैं? तो गुणक की मैक्सिमम वैल्यू जो होती, मिनिमम जो होती है वो 1 होती है और मैक्सिमम जो है इनफाइनाइट होती है। एमपीसी की क्या है? एमपीसी की 0 से 1। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अगर एमपीसी 0 है उस समय गुणक क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि एमपीसी अगर अपना न्यूनतम है उस समय हमारा गुणक न्यूनतम क्या होता है? 1। तो एमपीसी अगर 0 है तो गुणक उस समय 1 होगा। एमपीसी जब अपने अधिकतम पे हो, मतलब 1 पे हो, उस समय गुणक क्या होगा? तो उस समय गुणक अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा। तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या मैं कहना चाह रही थी। तो एमपीसी की व्यवहारिक सीमा जो होती है 0 से 1 के बीच में होती है। ये पहला आंसर इसका होगा। ठीक है। प्रभावी मांग बहुत फेमस है। प्रभावी मांग जहाँ समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो उसे प्रभावी मांग कहते हैं। कीन्स ने दिया था, इनकी ये थियरी जानी जाती है। क्लासिकल पे जो है सुधार थी, क्लासिकल की आलोचना करते हुए उन्होंने बताया था। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? जब भी जो है हमारी आय है, आय को जब जनसंख्या से हम भाग दे देते हैं, राष्ट्रीय आय को जब जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो हमें मिल जाती है क्या? प्रति व्यक्ति आय। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय पूछे तो आय को ऊपर रखेंगे। इसमें देखिए, इसमें उल्टा लिखा हुआ है। तो जब भी आय पूछा है तो आय को ऊपर रखेंगे, नीचे जनसंख्या रखेंगे। जनसंख्या बढ़ जाएगी तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? कम होती जाएगी। ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय जो होती है राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या होती है। जे.एम. कीन्स ने अपने उपभोग फलन का पहली बार कब प्रयोग किया था? तो जे.एम. कीन्स ने अपने जो है उनकी एक बुक आई थी, आप लोग को मैंने फ़ोटो भी भेजा है, आप देखिएगा। उनकी बहुत फेमस बुक है, वो है द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में आई थी। ठीक है। इसके महान मंदी आई थी उस समय। ठीक है। लेकिन वो तो महान मंदी जो थी आपकी 29-30 में आई थी, लेकिन इनकी बुक जो फेमस हुई थी वो थी आपकी
36 में, जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी याद कर लीजिएगा, जैसे एडम स्मिथ की याद कर रखी है, वेल्थ ऑफ नेशन है, हाउ टू पे फॉर वॉर। 2-4 बुकें इतनी फेमस है जो कि आनी ही आनी रहती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभी देखिए, अब भी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको, ये बोला कि उपभोग फलन ये दिया हुआ है। घबराना नहीं है, मैथ के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस देख के सॉल्व हो जाते हैं। तो बचत फलन क्या होगा, तो अभी मैंने आपको बताया उपभोग फलन से ही बचत फलन निकाल लेते हैं, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। और आपको एक और बताया था, क्या बताया था, C बराबर A प्लस एस वाई, ठीक, S बराबर माइनस A प्लस, यहाँ पे C भी लिख सकते हैं, सी वाई, एस वाई या बी वाई, कुछ भी लिखिए, ये तो संख्या ही है, देखिए इसमें 0.5 लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बचत फलन का एक सबसे खूबसूरत है कि इसके आगे जो है माइनस लगा है, बस देखते ही पहचान जाना है। तो आप देखिए दोनों में क्या अंतर है, इसमें और इसमें सिर्फ ये माइनस लगा हुआ है, -20। इसका मतलब आंसर यही, सॉल्व ही नहीं करना था, बस देख लेना था, माइनस है, बस लगा दिया, आंसर हो गया। बाकी किसी में माइनस था ही नहीं, इनमें से किसी में माइनस नहीं है। ऑटोनॉमस या कह सकते हैं स्वायत्त उपभोग के साथ माइनस लगा ही नहीं है, इसलिए आंसर इसका ए होगा। ठीक, माइनस का साइन होगा तो इसका बचत फलन है, प्लस का साइन होगा तो क्या है, वो उपभोग फलन है। जैसे ये जो है आपका, ये जो लिखा था ये उपभोग फलन था, यहाँ पे तो माइनस का साइन लगा दिया तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या लिखा है उसने। ठीक है, और ये नीचे जो उसने प्लस का लगा दिया तो ये भी आपका उपभोग फलन है। लेकिन इसका सही आंसर क्या है कि एस के साथ हमेशा -a होता है, प्लस बी वाई या कुछ भी करिए, लेकिन -a होता है, और -20 यही एक लिखा और कहीं नहीं लिखा है, इसलिए आंसर इसका ए होगा। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस देखो मैथ और लगा लो आंसर। MPC 0.5 हो, मैंने आपको बताया था MPC की वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। क्या लिखा है, 0.5 लिखा है, मतलब आधा लिखा है। ठीक, 0.5 मतलब आधा, 1 का आधा। तो गुणक का मूल्य क्या होगा, तो इसका एक फॉर्मूला है, बहुत आसान है, K बराबर 1/1 माइनस 0.5। 0.5 क्या है, MPC, सॉरी MPS लिखा था ये तो, 1/1 MPS। ठीक, और S मतलब बचत, और अगर उपभोग के सेंस में पूछे तो 1/1 माइनस MPC। पूछ रहा है यहाँ पे S, मतलब आपको लिखना है 1/0.5, पॉइंट हटाया, ऊपर एक 0 लगाया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आंसर क्या आया, 2। ठीक, ठीक है, फॉर्मूला फिर से देख लेते हैं, K बराबर 1/MPS, और MPS 0.5 दिया है तो होगा 1/0.5, पॉइंट हटाया, ऊपर एक 0 लगाया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आंसर क्या आया, 2। तो आंसर क्या है हमारा, 2। इसी तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा, MPC कुछ भी दे, एक MPS कुछ भी दे, तो MPC अगर यहीं पे MPC लिखा होता तो फॉर्मूला चेंज हो जाता, तब होता 1/1 माइनस MPC। ओके, आएगा आगे वो भी क्वेश्चन, अगर आएगा तो मैं वो भी सॉल्व करके आपको बता दूंगी। अब देखिए फिर बोल दिया, क्या लिखा है, औसत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र क्या है, क्या है, क्या कह रहा है, ए। अच्छा देखिए, थोड़ा थोड़ा कभी ध्यान दीजिएगा, हिंदी के पेपर में टाइपिंग एरर हो जाता है कुछ ना कुछ, इंग्लिश का पेपर ही मान्य होता है, जो इंग्लिश में जो भी लिखा है। यहाँ पे लिखा है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, APS, और यहाँ लिखा है औसत उपभोग प्रवृत्ति, यहाँ उपभोग मतलब यहाँ पे उसने लिखा है APC, गलत हो गया ना, तो इसलिए इंग्लिश वाला ही माना जाएगा। APS क्या होता है, APS क्या होता है, नॉर्मल S/Y। APC क्या होता है, उपभोग बटे आय, बचत बटे आय। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमने क्या बोला, क्या आंसर होता है, बचत बटे आय। ठीक, तो अब अगर आप देखें y तो सब में लिखा है, पहले वाले में लिखा है, दूसरे में लिखा है, तीसरे में लिखा है, ये तो आंसर होना नहीं है। ठीक,
लेकिन अभी आपको हमने बताया था कि बचत में जो होता है -a प्लस SY BY CY कुछ भी लिखे उसके साथ y लिखा होता है BY। तो आप बताइए -a कहाँ लिखा है? तो यही तो आंसर लिखा है साफ साफ, और तो कुछ लिखा ही नहीं है। उसने S क्या होता है AP, फॉर्मूला क्या होता है APC का APS का क्या होता है S/Y, और Y को हम ये भी तो कहते हैं, मतलब सॉरी S को हम ये भी तो कहते हैं, S का फॉर्मूला तो ये भी है ना। तो उसने ये लिख दिया और फिर बटे में ये वाला Y ला के रख दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? आप खुद बताइए क्या होगा। पहला आंसर इसका होगा। क्यों? क्योंकि माइनस लगा हुआ है। ठीक, अगला क्या है? GDP एक देश का मापक है। किसका मापक है? आर्थिक क्रियाओं का, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। MEC जो है किसने दिया था? ये भी कीन्स ने दिया था। कीन्स की 2-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रभावी मांग, हाँ, स्फीति अंतराल, MPC, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं? ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं कीन्स ने दी हैं। ये चीज़ें याद होनी चाहिए। चलिए बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं अगली वीडियो में बनाती हूँ। तब तक इतना देखिए और याद करिए।